अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के अपने इस लेक्चर में हम कुछ डिस्कशंस करेंगे इनपुट से रिलेटेड। अच्छा, हम ये एक तो जो है ना ग्राफ जो मैंने बनाया हुआ है, इसको समझते हैं पहले तो। देखें, अकाउंटिंग में आपने ये पढ़ा होगा कि जो एक्सपेंडिचर होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि जितनी आपने से कि परचेज़ वगैरह की है, ठीक है। हम इसको परचेज़ भी कहते होते हैं, यानी जो बाद में कंज्यूम हो जाएगी, ये आपका खर्चा होता है। उसके बाद अगर आपने कोई सर्विस ली है, वो यानी कि आपने जो गुड्स खरीदी हैं, ये आपका खर्चा होगा। जो रीसेल करने के लिए, ज़ाहिर सी बात, आपने खरीदी हो परचेजेस, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। फिर आपने अगर कोई सर्विस ली है तो ये भी आपका एक्सपेंस है। ये सर्विस जो है, ये आप कह लो कि यूटिलिटी की फॉर्म में ले सकते हो आप। इसके अलावा जो है वो किसी और अकाउंटेंट की सर्विस ले सकते हो। ये सर्विसेज वगैरह होंगी, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस। अच्छा, फिर हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ये हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, बेसिकली ये हमारे एसेट्स होते हैं। ये परचेजेस जो है, मतलब कि हमारी जो ख़रीदारी है या हमारा जो एक्सपेंडिचर है, ये इन सारी फॉर्म्स में किया जा सकता है। ठीक है, आप उससे परचेजेस भी कर रहे होगे, यूटिलिटीज़ के बिल भी दे रहे होगे, सैलरियाँ भी दे रहे होगे, सारे खर्चे कर रहे होगे, आप अपने एक्सपेंसेस कर रहे होगे। उसके बाद क्या है कि आप, हो सकता है सर्विसेज भी ले रहे हो, और हो सकता है ख़रीदारी में आप कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हो या नॉन करंट एसेट खरीद रहे हो। तो हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास होता है आउटपुट, आउटपुट टैक्स। ठीक है, इसमें से लेस कर सकते हैं हम इनपुट टैक्स। ये इनपुट टैक्स है हमारी ख़रीदारी के ऊपर जो हमने टैक्स पे किया होता है, वो वाला। यानी कि ये जो हमारी परचेज़ है, हमारी ख़रीदारी होती है, इसके ऊपर जो हम 18% टैक्स दे रहे होंगे, क्या ये अलाउड है हमें कि हम इसको आउटपुट में से लेस कर सकें? ये अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, हम ख़रीदारी या परचेज़ किस तरह की कर सकते हैं? हो सकता है हम फिक्स एसेट को परचेज कर रहे हो, यानी कि हमने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, यानी ऐसी खरीदारी की है जो फिक्स एसेट की नेचर की है। तो इसके ऊपर भी जाहिर सी बात है, हमने 18% सेल टैक्स पे किया होगा। अब फिक्स एसेट को सेल टैक्स के हिसाब से अगर हम देखें ना, तो इसको दो कैटेगरीज में हम कर देते हैं। हो सकता है आपने कोई प्लांट या मशीनरी खरीदी हो फिक्स एसेट में। ये प्लांट और मशीनरी खरीदते हुए आपने इसके ऊपर 18% सेल टैक्स दिया होगा। ये प्लांट और मशीनरी आपने क्यों ख़रीदा? ताकि आप इस प्लांट और मशीनरी के साथ कुछ चीज़ें बना सको और उसके बाद उनको बेच सको। जब आप उनको बेचोगे तो आप आउटपुट टैक्स लोगे, जो कि आपने गवर्नमेंट को जमा करवाना है। तो जब भी आप कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे, इसको खरीदते हुए आप जो 18% सेल टैक्स पे करोगे, इसको इनपुट के तौर पे लेस करने की इजाज़त है। ये 18% आपको अलाउड है कि आप इसको आउटपुट में से लेस कर सको। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर होता है। ये बेसिकली एक सिस्टम होगा जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होगा, जहाँ पे आप अपने कैश का रिकॉर्ड कर रहे होगे, उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होगे। इसको खरीदते हुए भी जो आपने 18% सेल टैक्स दिया है, इसको भी एज इनपुट लेने की इजाज़त है। तो फिक्स एसेट में ये जो दो एसेट्स हैं, इनके ऊपर जो आपने टैक्स पे किया खरीदारी करते हुए, इसकी 18% ये इनपुट के तौर पे लेने की इजाज़त है, ये अलाउड है। आप इन दोनों एसेट्स के अलावा जितने भी आपके फिक्स एसेट होंगे, चाहे व्हीकल हो, फैन हो, एसी हो, चेयर्स हो, फर्नीचर हो, आपका कोई भी किसी किस्म का भी कोई एसेट हो, तो उसके ऊपर इनपुट आपको डिसअलाउड है। यानी कि इन बाकी चीज़ों को खरीदते हुए जो आपने 18% पे किया है, वो आप यहाँ से आउटपुट में से लेस नहीं कर सकते। अच्छा, परचेजेस की बात कर लेते हैं। तो परचेज में आप ये भी परचेज कर सकते हो रॉ मटेरियल। मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हो, तो आप रॉ मटेरियल खरीदते होगे। ये प्लांट और मशीनरी आपने खरीदे हुए होंगे, इसके ऊपर उसको प्रोसेस करने के बाद फिनिश गुड बनाते होगे और उसको बेचते होगे। रॉ मटेरियल खरीदते हुए आपने जो 18% सेल टैक्स पे किया है, इसको आपको डिडक्ट करने की इजाज़त है अपने आउटपुट में से। अच्छा, सम टाइम आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे होगे, उसमें आप फिनिश गुड खरीद के ही आगे बेच देते होगे, तो उसको खरीदते हुए भी जो आपने 18% पे किया है, इसको भी इनपुट के तौर पे लेने की इजाज़त है। अच्छा, उसके बाद यूटिलिटीज़ के बिल आपने पे किए होंगे, बिजली, पानी, गैस, इनके बिल्स के ऊपर भी
सेल टैक्स अगर आपने पे किया है 18% के हिसाब से, तो इसको भी इनपुट के तौर पे लेने पे आपको इजाज़त है। अच्छा, अब सर्विसेज की बात कर लेते हैं। अगर आपने कोई सर्विस ली है, सर्विसेज सर्विसेज के ऊपर जो सेल टैक्स होता है ना, इसको सूबा डील कर रहा होता है, ठीक है, प्रोवेंशियल डोमेन में आता है ये। अच्छा, अगर तो क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब है कि सूबा आपको नहीं रोकना चाहता कि आप इसका इनपुट ना लो, तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है और आपको सिर्फ सर्विस बताई हुई है, तो इसके ऊपर जो आपने 18% पे किया है, इसको एज इनपुट लेने की इजाज़त है। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये बता दिया गया है कि ये जो आपने सर्विस ली है, इसके ऊपर जो आपने सेल टैक्स पे किया है, इसको आप एज इनपुट नहीं ले सकते, तो फिर वो इनपुट आपको डिसअलाउ हो जाएगा, फिर आप उसको नहीं लोगे अपनी कैलकुलेशन के। ठीक है, से हम डोलेंस की बात करते हैं। से हमारी एक कंपनी है डोलेंस। डोलेंस जो है ये हम कह लेते हैं कि बायर है, और हम इस टाइम डोलेंस की सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अच्छा, डोलेंस की सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए हमने देखा कि इन्होंने ना एक मशीन ख़रीदी है। अब ये मशीन क्यों ख़रीदी है कि इसके ऊपर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सकें फिनिश गुड में और उसको बेच सकें। तो ये जो मशीन ख़रीदी है, इसको ख़रीदते हुए इन्होंने जो 18% सेल टैक्स पे किया होगा, ये अलाउड है एज इनपुट। अच्छा, फिर इन्होंने रॉ मटेरियल भी परचेज़ किया होगा, ये रॉ मटेरियल पड़ा है इनकी फैक्ट्री के अंदर, ये सारी इनकी फैक्ट्री है। ये रॉ मटेरियल परचेज़ करते हुए भी इन्होंने 18% सेल टैक्स दिया होगा, ये भी अलाउड है एज इन। अच्छा, फिर हम ज़रा फैक्ट्री को थोड़ा सा मज़ीद खोलते हैं। फैक्ट्री की दीवारें हैं, ये देखें चारों साइड पे दीवारें हैं। अगर हम एक दीवार को से इस दीवार को हम ज़रा अंदर से देखते हैं, तो इस दीवार के अंदर ना ईंटें लगी होंगी। ये ईंटें लगी होंगी, सीमेंट लगा होगा, बजरी लगी होगी, रेत लगी होगी। ये सारा क्या कहलाता है? बिल्डिंग मटेरियल। ये खरीदते हुए भी आपने 18% सेल टैक्स पे किया होगा, ठीक है, ये भी टैक्सेबल सप्लाई है, तो इसके ऊपर भी आपने 18% पे किया होगा। ये आपको लेने की इजाज़त नहीं है एज इन। लेकिन यही मटेरियल अगर आपने यहाँ पे रखा होता और इसको आप बेच रहे होते, तो जब ये ख़रीदा तो फिर आपको इजाज़त होती। अगर आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ कर लिया है उसको, तो उसके ऊपर सेल टैक्स जो आपने पे किया उसको एज इनपुट टैक्स नहीं ले सकते। फिर इस दीवार के अंदर ना वायर्स और केबल्स लगी होंगी। ये दीवार के अंदर ना वायर और केबल लगी होंगी, इनके कनेक्शन आ रहे होंगे। ये जितनी वायर और केबल आपने ख़रीदी होगी, इसके ऊपर भी आपने सेल टैक्स पे किया होगा, ये भी इनपुट के तौर पे लेने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, क्रॉस का मतलब ये है कि मीन्स इनपुट इज़ नॉट अलाउड। फिर इस दीवार के ऊपर आपने पेंट किया हुआ है, ये पेंट जब आपने ख़रीदा होगा तो इसके ऊपर भी आपने सेल टैक्स पे किया होगा, इसको भी इनपुट के तौर पे लेने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर ये पेंट यहाँ पे पड़ा होता फैक्ट्री में, आपने फिनिश गुड के तौर पे खुद बनाया होता, या ख़रीद के आगे बेचना होता, या वायर्स इस तरह पड़ी होती, या बिल्डिंग मटेरियल इस तरह पड़ा होता जो आपने रीसेल के लिए लिया है, तो इसको ख़रीदने पे जो आप पे करते वो इजाज़त थी। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग में यूज़ कर लिया तो इजाज़त नहीं है। इसी तरह अगर हम किसी भी कंपनी के एडमिन ऑफिस की बात करें, ठीक है, उसके अंदर हो सकता है फ़ैन लगा हुआ हो, एक चेयर पड़ी हुई हो, यहाँ पे जनरेटर पड़ा है, यहाँ पे ओवन पड़ा है, यहाँ पे गीज़र पड़ा है, यहाँ पे हो सकता है फ्रिज भी पड़ा हो, गाड़ियाँ खड़ी हों, ये भी खरीदी होंगी। जब ये सारा कुछ आपने ख़रीदा होगा तो इसके ऊपर भी ज़ाहिर सी बात है आपने सेल टैक्स पे किया होगा, ये भी टैक्सेबल सप्लाईज हैं। तो इसके ऊपर जो आपने सेल टैक्स पे किया है, इसको भी एज इनपुट टैक्स के तौर पे लेने की इजाज़त नहीं है। लेकिन यही सारी चीज़ें जो ऊपर हैं, अगर ये आपने ऑफिस में यूज़ ना की होती और आपने ख़रीदी होती रीसेल के लिए, तो फिर इनपुट अलाउ था। अब ज़रा इसको पढ़ लेते हैं। टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। A registered person shall not be entitled to deduct input paid on the good or services used in other than taxable supplies। यानी कि जो जो भी आपने मटेरियल यूज़ किया है, से आपने रॉ मटेरियल यूज़ किया है, रॉ मटेरियल आपने यूज़ किया है, उससे दो आपने चीज़ें बनाई हैं, टैक्सेबल भी और एग्जाम्प्ट भी। ये आपने टैक्सेबल नहीं बनाई, सिर्फ एग्जाम्प्ट ही बनाई है। तो ये रॉ मटेरियल जो परचेज़ किया है, इसके ऊपर आप जब एग्जाम्प्ट सप्लाई से बना के बेचोगे तो आउटपुट तो ले नहीं सकोगे, वो तो एग्जाम्प्ट है सेल टैक्स से। तो फिर इस एग्जाम्प्ट के अगेंस्ट जो आपका रॉ मटेरियल लगा है, उसका इनपुट भी आपको डिडक्ट करने की इजाज़त नहीं है। और अगर आप दोनों बना रहे हो, टैक्सेबल भी और एग्जाम्प्ट भी, तो जितना रॉ मटेरियल ख़रीदा है उसमें से जितना एग्जाम्प्ट गुड्स बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, उसका इनपुट लेने की इजाज़त नहीं है। जो टैक्सेबल के लिए इस्तेमाल हुआ है उसका लेने की इजाज़त है। अब ज़रा इसमें समझेंगे आपसे टैक्स अथॉरिटीज़ क्या कह रही हैं। कहते हैं देखो, जो चीज़ें आप बेचोगे ना,
उसके ऊपर आप आउटपुट टैक्स लगाओगे, यानी आगे वाले बंदे से सेल टैक्स कलेक्ट करोगे, तो फिर उस टैक्स के अगेंस्ट लेस भी वही आपको करने दिया जाएगा जो उस चीज़ को टैक्सेबल गुड को बनाने के लिए आपका रॉ मटेरियल लगा। आप एग्जाम्प्ट गुड्स के रॉ मटेरियल का इनपुट क्लेम नहीं कर सकते टैक्सेबल के अगेंस्ट, यानी कि गुड एंड सर्विसेज यूज इन अदर देन टैक्सेबल सप्लाईज, यानी कि एग्जाम्प्ट सप्लाईज के ऊपर जो आपने गुड एंड सर्विसेज यूज़ किए हैं बनाने के लिए, उसके ऊपर इनपुट आपको लेने की इजाज़त नहीं है। एनी अदर गुड और सर्विसेज स्पेसिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट, इसके अलावा अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट बता दे कि इसके ऊपर आपको इनपुट नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। द गुड्स ऑन विच एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेड इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स, 18% से ऊपर हमने एक्स्ट्रा टैक्स भी पढ़ा था, अगर वो आपने एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो पे किया हुआ है तो वो भी आपको इनपुट के तौर पे लेने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एक एग्जांपल कि मिस्टर मुजफ्फर हैज़ परचेज गुड्स बाय पेइंग ₹100 प्लस 20 इन विच 3 रुपीज़ इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स। ठीक है, एक्स्ट्रा टैक्स पे किया हुआ है ₹3 का। हिज आउटपुट इज बेसिकली यहाँ पे ना 21 होना चाहिए था, 18 प्लस 3 तो ₹21 उसने टैक्स की सूरत में पे किए। ये पुराने दौर में जब 17% होता था तो उसमें 3 एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो ये 20 बन रहा है। फिर हम कहते हैं कि 21 है तो उसने 100 चीज़ों के लिए दिया और ₹21 टैक्स के एवज दिए, और उस 21 में से ₹3 एक्स्ट्रा टैक्स था। ठीक है, तो अब उसको जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी ना, तो आउटपुट में से माइनस वो 18 सिर्फ कर सकेगा, बाकी जो उसने ऊपर ₹3 दिए हैं वो उसको इनपुट के तौर पे लेने की इजाज़त नहीं है। से उसका आउटपुट टैक्स जो था वो ₹70 था, इसमें से सिर्फ ये 21 जो उसने पे किया है, इसमें से सिर्फ जो 18 पे किए हुए हैं ना नॉर्मल टैक्स, वो इसको एडजस्ट करने की इजाज़त है, एक्स्ट्रा टैक्स एडजस्ट करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, टैक्स क्रेडिट इज़ नॉट अलाउड, वही आगे हम चलाई जा रहे हैं, ये हमारा सेक्शन 8 है, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। द गुड एंड सर्विसेज ऑन विच सेल टैक्स हैज़ नॉट बीन डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय द सप्लायर। फॉर एग्जांपल, नेस्ले कंपनी ने चीज़ें खरीदी, ठीक है, किसी और से, रशीद से। जब इन्होंने चीज़ें खरीदी तो इन्होंने 18% सेल टैक्स भी दिया होगा रशीद को। रशीद ने वो टैक्स नेस्ले से तो ले लिया, आगे जमा नहीं करवाया। अब इसने क्योंकि आगे जमा नहीं करवाया, इसकी गलती है, ठीक है, इसने गलत काम किया, ये गंदा बच्चा है, लेकिन सजा किसको मिलेगी? नेस्ले को मिलेगी। नेस्ले ये 18% जो रशीद ने जमा नहीं करवाया वो अपने इनपुट के तौर पे नहीं ले सकता। Mr. Umar claimed input tax of ₹700 in return of March 2009. Government came to know that 130 included in 700, इस 700 का जो इनपुट वो क्लेम करना चाह रहा है इसमें से 130 वो हैं एन अमाउंट पेड टू सप्लाई हु हैज़ नॉट डिपॉजिटेड दिस अमाउंट टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, जिसने 130 वो है जो गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा नहीं हुआ, तो ये 130 उसको डिसअलाउ हो जाएंगे, यानी 700 में से अब वो 130 निकाल के बाकी क्लेम करेगा। ठीक है, बाकी वो इनपुट के तौर पे ले सकता है। फिर है परचेजेस फॉर विच अ डिस्क्रिपेंसी इज इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट। ठीक है, ये क्रेस्ट क्या है? ये FBR का सॉफ्टवेयर है। इनपुट टैक्स इज नॉट वेरीफाइबल इन सप्लाई चेन। अब ये आप समझिएगा, जैसे हमने नेस्ले की बात की, इसने रशीद से कुछ चीज़ें परचेज़ की थी और 18% सेल टैक्स दिया। अब नेस्ले वाले अपने आउटपुट में से ना लेस करने जा रहे हैं इनपुट। ये जो इनपुट है इसमें वो भी शामिल है जो इन्होंने रशीद को दिया, लेकिन रशीद ने क्या है, अपनी रिटर्न ही जमा नहीं करवाई। ठीक है, तो या इसमें कोई गलती आ गई है, उसने नेस्ले के नाम से वो टैक्स जमा नहीं करवाया, इसका मतलब ये है कि अब इसमें कोई ना कोई इशू है जो सॉफ्टवेयर बता रहा है कि भाई ये तो नेस्ले वालों ने रशीद को पे ही नहीं किया, क्योंकि या तो रशीद ने रिटर्न नहीं जमा करवाई तो इनपुट जो है वो वेरीफाई नहीं हो रहा कि भाई ये वाकई में नेस्ले वालों ने रशीद को दिया और उसने जमा करवाया, या इन्होंने तो पे किया है, रशीद ने अभी रिटर्न ही जमा नहीं करवाई, या करवाई है तो गलती से नेस्ले की जगह किसी और का नाम लिख दिया है, तो फिर ये परचेजेस जो इन्होंने रशीद से की हैं इसका जो सेल टैक्स इन्होंने पे किया वो इनपुट में लेने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, या कोई फेक इनवाइसेस का आप इनपुट लेना चाह रहे हो तो नेस्ले को वो भी अलाउड नहीं होगा। अच्छा, परचेजेस मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन
ठीक है। हु फेल्स टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड। अच्छा, रशीद जो था, इससे ये रजिस्टर्ड पर्सन था, इससे नेस्ले ने चीज़ें खरीदी। रशीद से इंफॉर्मेशन कोई बोर्ड ने मांगी, एफबीआर ने मांगी, रशीद ने वो प्रोवाइड नहीं की, तो गलती किसकी है? रशीद की। गलत काम किसने किया? रशीद ने। लेकिन सजा नेस्ले को भी मिलेगी। अब इसको जो रशीद को उन्होंने 18% पे किया, उसको इनपुट के तौर पे नहीं ले सकेंगे। गुड एंड सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाईज, यानी कि ये पॉइंट हमने पहला जो पढ़ा था वही ही एक रिपीट हुआ है, यानी कि एग्जाम से जो सप्लाईज हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी आपने गुड एंड सर्विसेज परचेज की हैं, वो इनपुट आप टैक्सेबल के अगेंस्ट नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब टैक्सेबल गुड्स का आउटपुट जो है उसमें से सिर्फ टैक्सेबल गुड्स से बनाने के लिए जो आपने गुड एंड सर्विसेज लिए हैं उसी का इनपुट लेस कर सकते हो, उनके अलावा किसी और का लेस नहीं कर सकते। गुड एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस कंजम्पशन। ठीक है। नेस्ले वाले जो हैं वो कुछ चीज़ें परचेज़ कर रहे थे। ठीक है, तो नेस्ले का जो डायरेक्टर था, इसने अपने घर के लिए भी परचेज़ कर ली। अब जो घर के लिए परचेज़ किया उसके ऊपर जो उसने 18% सेल टैक्स दिया है, वो ये नेस्ले के आउटपुट के अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकता। गुड्स यूज इन इमूवेबल प्रॉपर्टी और परमानेंटली अटैच टू दी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो हमने दीवार वाला केस नहीं किया था कि दीवार के अंदर जो है वो ईंटें लगी हुई हैं, ठीक है, इसके अंदर वायर्स हैं, इसके ऊपर पेंट हुआ हुआ है, वो गुड्स जो यूज़ हों इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर और या परमानेंटली अटैच हो जाए इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, सच एज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पेंट, इलेक्ट्रिकल पाइप्स, वायर्स, केबल्स, ठीक है, इसके ऊपर भी आपको इनपुट लेने की इजाज़त नहीं है। लेकिन इसमें एक्सक्लूजन करती है कि कुछ एक्सेप्शन है इसमें, इन चीज़ों का आप इनपुट क्लेम कर सकते हो। लगता यही है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ अटैच होंगी या उसके अंदर यूज़ होंगी, लेकिन इनका इनपुट आप ले सकते हो। जैसे प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, अगर आपने ये प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स के लिए जो मटेरियल है ये आपके पास है, तो इसका इनपुट आप ले सकते हो अगर वो बेचने के लिए रखा हुआ है। गुड एक्वायर्ड फॉर रीसेल, ठीक है, सेल और रीसेल, यानी कि पाइप्स वायर्स वगैरह आपने रीसेल के लिए रखे हैं, तो इसका इनपुट ले सकते हो। गुड एक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट यूज़ इन प्रोडक्शन और टैक्सेबल सप्लाईज, यानी कि ये जो वायर्स हैं ये बिल्डिंग के अंदर एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे भी यूज़ होती हैं, लेकिन अगर यही वायर्स आपने कुछ चीज़ बनाने के लिए, से गाड़ी बनाने के लिए ये वायर्स इस्तेमाल किए हैं, तो अब वो टैक्सेबल सप्लाई के बनने में इस्तेमाल होगी, तो इनका भी इनपुट आप ले सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली उसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है दोबारा से। अच्छा, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग का मतलब है तैयार से छतें। ठीक है, गुड एक्वायर्ड फॉर रीसेल का मतलब ये है कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तारें, पाइप्स, पेंट वगैरह इसलिए रखे हैं कि वो आपने आगे बेचने हैं, तो फिर इसका इनपुट लेने की इजाज़त है। डायरेक्ट यूज़ इन प्रोडक्शन ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब है कि अगर आपने तारें, पेंट वगैरह जो एसी बनाकर बेचने के लिए ये सारी इस्तेमाल किए हैं, तो इसका भी अलाउ है कि आप इनपुट ले सकते हो। ये एक्सेप्शन थे उसके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि ऐसा रॉ मटेरियल जो एग्जाम्प्ट सप्लाई में इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसकी इनपुट का, उसका जो उसके ऊपर आपने सेल टैक्स पे किया है उसका आप माइनस नहीं कर सकते। ये पॉइंट नंबर 1 जो था। ठीक है। फिर ऐसी परचेजेस जो से कि जनरल टायर ने अपनी सेल में नहीं डाला और होंडा ने वो अपनी परचेजेस में शो किया है, तो वो भी नहीं। जैसे हमने ये रशीद और नेस्ले का केस पढ़ा, ये वो है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। व्हीकल स्पेसिफाइड इन कस्टम एक्ट, parts of such vehicle, electrical, gas appliances, furniture, office equipment, excluding electronic cash register, but excluding goods acquired for resale। ठीक है, ये वही बात हो रही है कि अगर आपने कोई भी एसेट खरीदा हुआ है, जैसे गाड़ियाँ खरीदी हुई हैं, इलेक्ट्रिकल या गैस की अप्लाइंसेस आपने खरीदी हुई हैं, ओवन है आपके पास, फ्रिज है, ठीक है, इस तरह की कुछ चीज़ें, चूल्हा है आपके पास, फर्नीचर है, कोई ऑफिस इक्विपमेंट है, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो आपको इनपुट लेने की इजाज़त नहीं है अगर आपने ऑफिस में रिटेन करने के लिए खरीदी है। अगर आपने रीसेल के लिए खरीदी है तो फिर इनपुट मिल सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, इसको लेने की इजाज़त है, इसके ऊपर जो आप इनपुट टैक्स पे करोगे, हालांकि ये भी आपने रिटेन करने के लिए रखा होगा अपने पास ही, लेकिन इसके ऊपर इनपुट आपको इजाज़त है लेने की। Services in respect of which tax income, services in respect of which input tax adjustment is beared under the provincial sale tax law। सूबों के अंदर जो सर्विसेज
जो होती है ना, किसी भी सूबे के अंदर जो सर्विसेज कोई बंदा दे रहा होगा उसके ऊपर जो सेल टैक्स लगता है ना, वो सूबा हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, जैसे पंजाब के अंदर जितनी भी सर्विसेज है ना, उसके ऊपर PRA लग रहा होता है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स अपना लगा रही होती है। अगर ये सूबा कह दे कि ये सर्विस जो है इसके ऊपर हमने मना कर दी है, बाउड कर दिया है कि ये टैक्स आप इनपुट के तौर पे नहीं ले सकते, तो फिर आपने नहीं लेना। क्वेश्चन के अंदर जब भी कोई सर्विस आ जाए और उसको स्पेसिफिकली कहा जाए कि वहाँ का प्रोवेंशियल गवर्नमेंट ने ये मना कर दिया आपको इसका इनपुट लेने की, तो फिर आप नहीं लोगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और आपने कोई सर्विस ली है, उसके ऊपर सेल टैक्स पे किया है, तो फिर आप ले सकते हो। ये हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, फिर ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। इंपोर्ट और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी और इक्विपमेंट सब्जेक्ट टू सेल टैक्स एट रेट ऑफ 7%। अच्छा, अगर आप इंपोर्ट करते हो या परचेज करते हो एग्रीकल्चर की मशीनरी या इक्विपमेंट, ठीक है, इसके ऊपर सेल टैक्स जो है वो कम लगता है। इसके ऊपर 18% नहीं लगता, 7% लगता है। ये जो 7% आप पे करोगे, ये भी इनपुट के तौर पे नहीं ले सकते। Such goods and services which at the time of filing of return by the buyer have not been declared by the supplier in his return or he has not paid the tax due indicated in the return। जैसे हमने नेस्ले की बात की थी, इसने रशीद से कुछ चीज़ें खरीदी, ठीक है, या सर्विसेज ली। नेस्ले रिटर्न फाइल कर रहा है, नेस्ले का आउटपुट टैक्स था, उसमें ये लेस करना चाह रहे हैं इनपुट। इनपुट में वो भी शामिल है जो इन्होंने 18% रशीद को दिया। अब अगर रशीद ने, यानी कि इसने अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाई या इसके ऊपर जो टैक्स बनता था वो पे नहीं किया, तो नेस्ले इसको नहीं क्लेम कर सकता। अच्छा, उसके बाद है द इनपुट ऑन गुड एंड सर्विसेज फॉर सप्लायर मेड टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि अगर आप कोई अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करते हो ना, तो आपने उससे उसका CNIC ये ले लेनी है। अगर वो कॉपी आपको नहीं मिलती, द इनपुट ऑन गुड और सर्विसेज फॉर सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑन प्रो रेटा बेसिस फॉर विच दी सेल इनवाइस डू नॉट बेयर दी CNIC और NTN नंबर, तो ये भी आपको इनपुट के तौर पे लेने की इजाज़त नहीं होगी। आप इसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लोगे। ठीक है, आप इसके ऊपर सारे का सारा जो है आपने जो किया है, सप्लाई की हैं से देखें, आपने अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को ना सेल कर दी। अब जब आपने सेल की होगी, ठीक है, तो आपने ज़ाहिर सी बात है इसके ऊपर आउटपुट टैक्स लिया होगा। इस आउटपुट टैक्स में से आप इनपुट लेस कर सकते हो। से आपने 100 रुपये की चीज़ें बेच के इसके ऊपर 18 रुपये का आउटपुट टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। अब इस 18% आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट आप इनपुट टैक्स क्लेम करना चाह रहे हो, तो गवर्नमेंट कह रही है कि आपने क्या ये अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर से का CNIC लिया था नंबर, वो उसकी इनवाइस के ऊपर लिखा था। अगर आपने वो नहीं किया हुआ, तो इस आउटपुट के अगेंस्ट आपको इनपुट लेने की इजाज़त नहीं है। अब आप देखोगे कि ये 100 रुपये की अगर ये आपने सेल की है, आउटपुट जो है वो उसके ऊपर 18% बना है, 100 रुपये की सेल के ऊपर कितना इनपुट लगा होगा, मतलब कितनी परचेज की होगी, परचेज लगी होगी, कितनी गुड एंड गुड्स लगी होंगी, कितना रॉ मटेरियल लगा होगा, उसके ऊपर प्रो रेटा बेसिस के ऊपर आप निकालोगे कि उसके ऊपर कितना इनपुट टैक्स बनता है, वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये बंदा है, इसने टोटल सेल की है 500 की, ये इसकी सेल है टोटल, जिसमें से इसने 100 रुपये की सेल कर दी है अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को, और उसका CNIC जो है वो इसने नहीं लिया। अब इसने ये 500 की सेल करने के लिए ना, ठीक है, 500 की सेल करने के लिए इसने परचेजेस की होंगी, तो इसने 300 की परचेजेस की हुई। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई इन परचेजेस के ऊपर आपने जो इनपुट पे किया है, वो इन परचेजेस के ऊपर जितना इनपुट है उसमें से वो हिस्सा निकालो परचेजेस का जो ये वाली सेल में यूज़ हुआ होगा, ये वाली चीज़ें बनाने में यूज़ हुआ होगा, जो आपने सेल की हैं अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को, और आपने CNIC नहीं लिया। जितनी परचेज इसको बनाने के लिए हुई हैं, से 300 में से इसको बनाने के लिए से 80 रुपये की आपने परचेज़ की,
उसी के ऊपर जो आपने इनपुट टैक्स पे किया होगा ये भी आपको डिसअलाउ होगा। प्रो रेटा का मतलब ये है कि प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर आपको उसका इनपुट भी डिसअलाउ हो जाएगा। टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, वो हमारे पॉइंट्स खत्म हो गए, अब फर्दर इसी को डिस्कस कर रहे हैं। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन डील्स इन टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, he can reclaim only such proportion of input as relate to taxable supplies। अच्छा, ये हम पहले क्वेश्चन में वैसे कर चुके हैं, ठीक है। हम इनपुट को अपोर्शन करते थे टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल के ऊपर, ठीक है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के ऊपर। जो एग्जेम्प्ट वाला इनपुट होता था वो हमारा ज़ाया हो जाता था, तो ये वही पॉइंट लिखा हुआ है। ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन डिडक्ट और रिक्लेम इनपुट टैक्स। अगर आपने इनपुट टैक्स लेना है तो आपको रजिस्टर्ड पर्सन होना पड़ेगा। The board, with approval of federal minister in charge, may specify goods which a registered person cannot supply to unregistered person। नॉर्मली तो देखो आप लोग अगर रजिस्टर हो तो आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर्ड पर्सन को भी सेल कर सकते हो और अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी सेल कर सकते हो। लेकिन अगर बोर्ड चाहे, एफपीआर चाहे, जो मिनिस्टर इन चार्ज है, फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज, उसके अप्रूवल के साथ वो एक लिस्ट इशू कर सकता है कि भाई ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपने अगर बेचनी है ये वाली चीज़ें, तो ये सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को आप बेचोगे, या अनरजिस्टर्ड को आप बेच ही नहीं सकते। इफ़ ही मेड दी सप्लाई ही विल चार्ज आउटपुट टैक्स बट कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स, ठीक है। और अगर आपने वो चीज़ें जो मना की थी गवर्नमेंट ने कि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को नहीं बेचनी, अगर आपने वो बेची तो आप उसके ऊपर टैक्स तो चार्ज करोगे, आउटपुट तो जमा करवाओगे, लेकिन उससे रेलवेंट जितना इनपुट होगा वो आपको लेने की इजाज़त नहीं होगी। एग्जाम्पल करते हैं। गवर्नमेंट हैज़ नॉट अलाउड मिस्टर कमर अ रजिस्टर्ड पर्सन टू सेल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। कमर को मना कर दिया कि भाई तुमने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल नहीं करनी। However, Mr. Kamar has sold the goods to unregistered person, लेकिन इसने unregistered person को सेल कर दी। In this case, if he want to deduct his input, say 50 rupees from his output of 80, okay, he will not allowed to do this. Rather, he would have to pay full amount of 80, ठीक है। कमर को कहा गया कि भाई आपने सेल नहीं करनी अनरजिस्टर्ड को, से इसने फिर भी 500 की सेल कर दी। अब 500 के ऊपर इसने अनरजिस्टर्ड पर्सन से 80 का टैक्स से लेके गवर्नमेंट को जमा करवाना है। लेकिन ये कहेगा कि भाई जब मैंने ये 500 की सेल की है तो मैंने भी परचेज की है 300 की, इसके ऊपर मैंने 50 रुपये का इनपुट टैक्स पे किया है, मैं 80 में से इसको लेस करके बाकी गवर्नमेंट को जमा करवाऊँ, तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं, जब हमने तुम्हें मना कर दिया कि तुमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल ही नहीं करनी, तो तुमने अगर सेल की है तो उससे जो टैक्स लिया है वो तो लेना ही लेना है, वो तो जमा करवाओ, लेकिन इसके ऊपर इनपुट की डिडक्शन हम अलाउ नहीं करेंगे, सारे का सारा इसको जमा करवाना पड़ेगा। इनपुट टैक्स डेट इज एडमिजिबल, वो इनपुट टैक्स जिसकी इजाज़त है। वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड द सम रिसीव्ड इज पार्शली इन कैश एंड पार्शली इन काइंड। समटाइम क्या होता है कि आप कोई चीज़ बेचते हो, उसके अगेंस्ट सारे पैसे नहीं लेते, कोई और चीज़ ले लेते हो, 61 में कोई चीज़ ले लेते हो। तो एक ये होंडा वाले गाड़ी बेच रहे हैं, इन्होंने इसके बदले में क्या किया कि पैसे लेने थे, तो पैसे ये थे कि 5 मिलियन की गाड़ी थी तो 5 मिलियन या तो कैश में ले सकते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई बदले में तुम हमें एक बाइक दे दो, ठीक है, और ये बाइक हमें दे दो बदले में, और साथ ना तुम हमें से के 4.5 मिलियन कैश में दे दो। तो ऐसा हो सकता है कि आप गुड्स को बेचो और कुछ पैसे कैश में ले लो और कुछ इन काइंड ले लो, ये बाइक इन काइंड है। देन इनपुट टैक्स विल बी अलाउड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। अब ये कितने का था, से ये कितने का बना, 5 लाख का बना बाइक। अब इनपुट जो है आप ले सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। ये इनपुट लेने की इजाज़त है अगर आप फॉलोइंग कंडीशन पूरी करते हो। गुड्स रिसीव्ड, ये जिस बंदे ने खरीदी है ना होंडा से, उसने क्या किया है, 5 लाख की बाइक दी है और 45 लाख रुपया कैश में दे दी है। अब ये इन्होंने तो जब बेची है तो इन्होंने तो सेल टैक्स, होंडा वालों ने तो इससे लिया होगा, वो कितने पे लिया होगा, इस पे लिया होगा। अब ये चाह रहा है कि सारे का सारा क्लेम करें। क्लेम करने के लिए क्या है, गुड्स रिसीव इन काइंड्स आर टैक्सेबल, ठीक है, जो आपने लिया है वो टैक्सेबल होनी चाहिए। गुड्स रिसीव आर शोन इन रिकॉर्ड, ये भी होनी चाहिए। द बैलेंस अमाउंट इफ लेस देन 50,000 इज रिसीव थ्रू क्रॉस बैंकिंग चैनल, ठीक है। अब इसमें आपने जो बकाया अमाउंट है वो सारी की सारी कैसे लेनी है, बैंकिंग चैनल के थ्रू लेनी है। ये जो चीज़ आपने ली है इन काइंड, जैसे होंडा वालों की बात करते हैं, होंडा वालों ने ये गाड़ी बेची, ठीक है, 50 लाख की, बदले में उन्होंने ये बाइक ली और पैसे लिए,
अब ये बाइक जो ली है ये तो इन काइंड में ले ली है, और ये क्या लिए हैं, पैसे कैश में ले लिए हैं। ये चाह रहे हैं कि ये गाड़ी बनाने के ऊपर हमने इनपुट लेना है, तो इनपुट ले सकते हैं, लेकिन क्या शर्त है कि जब इन्होंने बेची है तो जो इन काइंड में इन्होंने चीज़ ली है वो टैक्सेबल होनी चाहिए, बाइक टैक्सेबल होगी, और वो रिकॉर्ड में भी शो होनी चाहिए कि भाई हमने बाइक ली है, और जो बकाया पैसे हैं चाहे वो 50,000 से कम भी हैं, स्टिल क्रॉस चेक के थ्रू लेने हैं। अब जरा इसको एग्जांपल से करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जनरल टायर सोल्ड टायर टू होलसेलर एंड परचेजर, ठीक है, सॉरी, जनरल टायर ने बेची हैं टायर्स होलसेलर को और परचेज किए हैं हीटर। अब जनरल टायर क्या एंट्री करेगा, परचेज हीटर इतने से, टायर की सेल इतने से क्रेडिट, और इतना जो है ना वो इसने बैंक के थ्रू पे कर दिया 28,000। ये परचेज किया है इसने हीटर 70,000 का, टायर्स बदले में बेचे 42,000 के, और बाकी कैश दे दिया। मतलब 70,000 की चीज़ खरीदने के लिए इन्होंने इन काइंड में पेमेंट कर दी, यानी टायर की सूरत में 42,000 की, और कैश की सूरत में इन्होंने 28,000। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट एडमिसिबल। मतलब पीछे वाला जो सेक्शन हमने ये पढ़ा था ना, उसमें ये था कि आपको इन काइंड में भी अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना तो वो भी करने की इजाज़त है, इनपुट आपको मिल जाएगा। कुछ ट्रांजैक्शन है जिनकी इजाज़त नहीं है, जैसे हमने कहा कि पीछे कहा था ना कि इस केस में जब आप इन काइंड में करोगे तो इन काइंड में क्या था कि आपने लेस देन 50,000 भी अगर हो अमाउंट तो वो भी बैंकिंग चैनल के थ्रू लेनी है। अब हम पढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं जो एडमिसिबल नहीं है। पेमेंट फॉर अ ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग 50,000, अगर आपने कोई परचेज की है और उसकी पेमेंट 50,000 से ऊपर थी और आपने वो जो है ना वो कैश में कर दी, ठीक है, तो फिर आपको इनपुट लेने की इजाज़त नहीं है। पेमेंट फॉर अ ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग 50,000, लेकिन इसमें एक्सक्लूड क्या किया है, यूटिलिटी बिल्स को आप कैश में पे कर सकते हो, ठीक है। बाकी जितने भी होंगे इनको आपने क्या करना है, थ्रू क्रॉस चेक और बैंकिंग चैनल। अब ज़रा इस सेक्शन को समझिएगा। 50,000 से ऊपर की जितनी भी पेमेंट्स हैं वो आपने कैसे करनी है, वो करनी है आपने क्रॉस चेक या बैंकिंग चैनल के थ्रू। इसका मतलब है 50,000 से नीचे वाली आप कैश के थ्रू कर सकते हो, लेकिन अगर आपने इन काइंड को चीज़ खरीदी है तो फिर आपको 50,000 के कम की भी अगर आपने पेमेंट किया, इन काइंड में कोई चीज़ खरीदी है साथ कुछ पेमेंट किया, तो वो भी फिर बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी पड़ेगी। अदरवाइज 50,000 से कम वाली आप जो है ना वो कैश में पेमेंट कर सकते हो। और इसकी एक एक्सेप्शन है कि 50,000 से ऊपर वाली भी आप कैश में कर सकते हो अगर आपने यूटिलिटी के बिल्स पे करने हैं। पेमेंट मस्ट बी मेड फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ बायर टू दी बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर। जब भी आपने पेमेंट करनी है तो बैंक अकाउंट से करनी है, आपके बैंक अकाउंट से निकल के सेलर के बैंक अकाउंट में जानी चाहिए, बायर के बैंक अकाउंट से निकल के सेलर के बैंक अकाउंट में जानी चाहिए। बैंक अकाउंट ऑफ बोथ बायर एंड सेलर शुड बी डिक्लेयर टू दी बोर्ड, वो डिक्लेयर होने चाहिए बोर्ड के साथ एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है, या इनकेस अगर उन्होंने चेंज किया है तो सब्सिक्वेंटली उन्होंने बोर्ड को बताया हुआ। कोई भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है अगर वो 50,000 से ऊपर हुई और आपने कैश में कर दी तो आपको डिसअलाउ हो जाएगा, उसके ऊपर इनपुट नहीं मिलेगा। अगर आपने उसका इनपुट लेना है तो 50,000 से ऊपर वाली सारी ट्रांजैक्शन आपने क्रॉस चेक या बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी है। बायर और सेलर के बैंक अकाउंट के अंदर ये ट्रांजैक्शन नज़र आनी चाहिए, और वो बैंक अकाउंट वो होने चाहिए जो एफपीआर को पता है। 50,000 से नीचे वाली जो है आपने परचेजेस करनी है वो आप कैश के थ्रू भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। यूटिलिटी बिल्स अगर 50,000 से ऊपर भी हैं तो उनकी पेमेंट भी आप कैश से कर सकते हो, कोई मसला नहीं। अच्छा, इफ़ अबव कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड बायर विल नॉट एंटाइटल टू क्लेम इनपुट टैक्स, यानी कि कौन सी कंडीशन के 50,000 से ऊपर उसने अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं किया, या बैंकिंग चैनल के थ्रू उसने करने की कोशिश की है यानी कैश लेके जाके सेलर के अकाउंट में जमा करवा दिया, तो फिर बायर के बैंक में से निकल के सेलर के बैंक में नहीं गए, तो ये कंडीशन पूरी नहीं हुई। ठीक है? या ऐसे बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दी है जिस जो अकाउंट एफपीआर को नहीं उसने इन्फॉर्म किया हुआ उस अकाउंट के बारे में, या उसने ऐसे अकाउंट में पेमेंट कर दिया जिसके बारे में एफपीआर को उसने नहीं बताया होगा जिस सेलर ने, तो फिर भी उसको अलाउ नहीं होगी। फर्दर सप्लायर कैन नॉट क्लेम इनपुट ऑन अमाउंट नॉट रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट। अब इसी तरह सप्लायर की बात हो रही है।
सप्लायर भी ना अपना इनपुट नहीं ले सकता, ठीक है, उसने जो परचेजेस की होंगी उसका नहीं ले सकता अगर उसने कोई सेल की है और उसके पैसे अपने अकाउंट में नहीं लिए, तो वो जो जितनी सेल की है उससे रिलेटेड जितना इनपुट आता था वो सारे का सारा डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा, अब ये सेक्शन आपने ज़रा समझना है। ये 73 था, सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट एडमिसिबल, ठीक है, और ये से पहले वाला जो था ये सेक्शन 8 था जिसका अलाउ है। अब हम 73 की बात करते हैं कि जहाँ पे इनएडमिसिबल की बात हो रही है या नॉट एडमिसिबल की बात हो रही है। 73 सेक्शन जो है इज नॉट एप्लीकेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग गुड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। However, supplier should deposit cash in his bank account to claim the input. समटाइम क्या होता है कि रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं, चीज़ें आम जनरल पब्लिक को कर रहे होते हैं। अब जनरल पब्लिक तो अनरजिस्टर्ड है, तो उसके ऊपर ये सेक्शन 73 जो है वो अप्लाई नहीं होगा कि भाई उससे आपने जो है वो बैंक में ही लेना है, बैंक अकाउंट दोनों रजिस्टर्ड पर्सन के ए रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि ये ट्रांजैक्शन हुई है एंड ऑल दिस। ये अप्लाई नहीं होगा कि अगर आप सेल कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को। लेकिन शर्त यह है कि अगर आपने कैश में पैसे ले लिए ना तो वो सारे के सारा आपने जमा करवाना है अपने बैंक अकाउंट में। सेम पार्टी रिसीवेबल एंड पेएबल कैन बी सेट ऑफ। याद है काउंटर एंट्री आपको, कि एक ही पार्टी आपकी डेटर भी है और आपकी क्रेडिटर भी है, तो इसको कॉन्ट्रा कर सकते हो आप। क्रेडिटर को डेबिट कर सकते हो, डेटर को क्रेडिट कर सकते हो और सेट ऑफ कर सकते हो। यानी कि ये बंदा जो है ये इसका डेटर भी है और क्रेडिटर भी है। अब इसने 50,000 देने हैं, 60,000 लेने हैं, तो अब ये क्या पहले 50,000 देगा बाद में 60,000 लेगा? अगर ये दोनों एग्री करते हैं तो एंड पे ये 10,000 सिर्फ ले ले तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब है कि जितनी इसने पेमेंट करनी थी परचेजेस के अगेंस्ट उसके ऊपर ये इनपुट ले सकता है, ले सकता है। सेट ऑफ के केस में भी इजाज़त है कि ले सकते हो आप। उसके ऊपर भी सेक्शन 73 अप्लाई नहीं हो रहा कि बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करो और उनके दोनों बैंक्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो नहीं है यहाँ पे सेक्शन, इसमें भी अप्लाई नहीं हो रहा। आपको इजाज़त दी गई है कि सेट ऑफ के केस में आप कर सकते हो। सेम पार्टी रिसीवेबल पेएबल कैन बी सेट ऑफ इफ सेल टैक्स हैज़ बीन चार्ज एंड पेड बाय बोथ पार्टीज। अगर आपने ये सेट ऑफ करने के साथ साथ आपने सेल टैक्स जो है वो सही तरीके से कैलकुलेट करके चार्ज किया और रिटर्न में डिक्लेयर किया और पे भी किया हो तो फिर आप ये कर सकते हो। एंड रजिस्टर्ड पर्सन हैन obtained अप्रूवल ऑफ कमिश्नर बिफोर एडजस्टमेंट। और ये सेट ऑफ की एडजस्टमेंट करने से पहले आपको कमिश्नर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। द पेमेंट फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन शुड बी मेड विद इन 180 डेज। अगर आप उधार पे चीज़ें खरीद रहे हो, परचेजेस कर रहे हो, तो आपने 180 दिनों के अंदर अंदर जो है वो पेमेंट करनी ही करनी है जब आपको टैक्स इनवाइस इशू हुई है। इफ़ कंडीशन इज़ नॉट फुलफिल्ड बायर विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स। अगर आप ये नहीं करते तो आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। अच्छा, अब इसको ज़रा सेक्शन 73 को समझते हैं। ये सेल कर रहा होगा, से हमारी पार्टी है जनरल टायर, ये सेल कर रहा होगा रजिस्टर्ड पर्सन को, से होंडा को ये टायर सेल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर सेक्शन 73 लगेगा। लेकिन अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं तो सेक्शन 73 नहीं लगेगा। यानी अगर ये होंडा को सेल कर रहे हैं और 50,000 से ऊपर की सेल की है तो होंडा ने बैंकिंग चैनल के थ्रू इसको पेमेंट करनी है। इसके बैंक से इसके बैंक में जानी चाहिए, इसके बैंक में भी नजर आए कि गई है पेमेंट, इसके बैंक में भी नजर आए कि पेमेंट आई है। इसका बैंक जिससे इसने पेमेंट की है और इसका बैंक जिसमें इसने रिसीव किया है, दोनों एफपीआर को पता होना चाहिए। एग्जाम्पल है कि होंडा बायर है, ठीक है, उसने अगर एक्सीडिंग 50,000 पेमेंट करनी है तो वो उसको चेक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करनी है और बैंक अकाउंट से करनी है और बिजनेस बैंक अकाउंट से करनी है और बिजनेस बैंक अकाउंट जनरल टायर में करनी है। अगर उधार पे ली है तो विद इन 180 डेज इसने पेमेंट करनी ही करनी है। अगर ये नहीं करेगा तो इसको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। और सप्लायर ने अगर पैसे ना रिसीव किए अपने बैंक अकाउंट में तो फिर भी उसने क्या किया है, उसको इनपुट टैक्स जो है वो डिसअलाउ कर दिया गया। अच्छा, अगर अनरजिस्टर्ड बायर है और जनरल टायर ने उसको सेल की है तो बायर हो सकता है कैश में पे कर दे, लेकिन शर्त यह है कि जनरल टायर को फिर वो अपने अकाउंट में जमा करवाने हैं, अदरवाइज उसको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 8A, ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इन सप्लाई ऑफ चेन वेयर टैक्स अनपेड। अच्छा, अब इसको ज़रा समझना है।
वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग अ टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, जहाँ पे एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो कोई चीज़ें खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है एक और रजिस्टर्ड पर्सन से, और उसको नॉलेज है या उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है कि उसको शक हो that some or all the tax in respect of that or any previous or subsequent supply would go unpaid। एक ये पार्टी है, एक ये पार्टी है, दोनों रजिस्टर्ड है। ये सेलर है, ये बायर है। अच्छा, ये इससे ना कुछ बाय कर रहा है, ये इसको पैसे देगा, परचेज करेगा, पैसे देगा, और उसके ऊपर 7-18% भी इसने इसको देना है, ठीक है, बदले में ये इसको कोई चीज़ दे देगा। अगर इस बंदे को पता है कि ये बंदा, ठीक है, इसने कोई पास्ट में या फ्यूचर में या अभी जो इसने 18% देना है इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट सेल टैक्स, इसको ये जमा नहीं करवाएगा सारे का सारा या कुछ हिस्सा, अगर इसको पता है, इसके नॉलेज में है, या इसको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर इसको शक है कि यार ये जमा नहीं करवाएगा, या ये फ्यूचर का जमा नहीं करवाएगा, या ये प्रीवियसली नहीं जमा करवा रहा, या ये अब जो मैं इसको दे रहा हूँ ये जमा नहीं करवाएगा, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा डिपार्टमेंट के ऊपर, एफपीआर के ऊपर, कि वो साबित करेंगे इसको पता था और या इसको शक था। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ एक लीगल लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें ये इसका मतलब ये होता है कि भाई ये साबित किसने करना है, डिपार्टमेंट ने साबित करना है कि इसको पता भी था, इस बंदे को पता था कि ये वाला बंदा जो है वो टैक्स जमा नहीं करवा रहा पास्ट में या फ्यूचर में नहीं करवाएगा, या जो ये इसको पे कर रहा है ये नहीं करवाएगा, इसको पता था या इसको शक था। ठीक है, अगर ये बोर्ड यानी कि डिपार्टमेंट एफबीआर ये साबित कर देता है, such person as well as the person making the supply shall jointly and severally liable to unpaid tax। तो फिर भाई ये भी जिम्मेदार होगा कि जो टैक्स इसने इसको दिया है वो, अगर ये अगर जमा नहीं करवा रहा तो इससे भी गवर्नमेंट ले सकती है, इससे तो लेगी लेगी, इससे भी ले सकती है, अगर इससे नहीं निकलवा पा रही तो वो इससे लेगी कि भाई तुम्हें पता था या तुम्हें शक था कि ये पे नहीं होगा तो तुमने इससे चीज़ें क्यों खरीदी। द बोर्ड में एग्जाम एनी ट्रांजेक्शन, इससे रिलेटेड, इस सेक्शन से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन को बोर्ड जो है वो एग्जाम करना चाहे तो वो कर सकता है। अच्छा, अब एडजस्टेबल इनपुट टैक्स, ठीक है, अब ये चीज़ें हमने पहले की हुई हैं, एक न्यूमेरिकल किया था उसमें ये सारी चीज़ें हमने की हुई हैं। ये कहा जा रहा है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसको अलाउड नहीं होगा कि वो इनपुट एडजस्ट करे, यानी आउटपुट में से लेस कर सके इनपुट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 90%। याद है हम करते थे इनपुट टैक्स लोअर ऑफ एक्चुअल, और दूसरा क्या होता था 90% ऑफ आउटपुट, तो जो लोअर होता था उतना एडजस्ट कर सकता। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं कर सकता किसी भी मंथ के अंदर एक्सीडिंग 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। हाँ, जो बच जाएगा, देखिए इसका इनपुट जो एक्चुअल था वो बन रहा था 90 का, और 90% जो है वो 80 बना, तो एक्सेस बच गया, 10 ऐसा इनपुट बच गया जो ये क्लेम नहीं कर सका। तो ये जो एक्सेस इनपुट होगा ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट टैक्स पीरियड के अंदर, अगले महीने के लिए, एंड शैल बी कंसिडर्ड एज इनपुट फॉर दैट पीरियड, और अगले पीरियड का इनपुट बन जाएगा। बोर्ड में प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉर रिफंड, अगर बोर्ड चाहे कि ये 10 रुपये तुम वापस ले लो तो उसके लिए प्रोसीजर बना सकता है। इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट कैपिटल गुड्स शैल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड 90% ऑफ आउटपुट। अच्छा, जब हमने कहा था ना कि वो जो मशीन, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर है इसके ऊपर भी आप इनपुट ले सकते हो, इसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन 90% की नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो फिक्स एसेट या कैपिटल गुड की बात की है वो मशीन या इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर की बात हुई है। द बोर्ड में एक्सक्लूड एनी पर्सन फ्रॉम द एम्बिट ऑफ अबव प्रोविजन, अगर बोर्ड चाहे तो उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन किसी बंदे से भी उठा सकता है 90% की, वो 100% अपना जो है वो एडजस्ट कर सकता है। वेयर इनपुट टैक्स इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू 90%, आउटपुट टैक्स एंड एडजस्टमेंट और रिफंड विल बी अलाउड टू रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, जहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन हुई तो जो बच जाएगा उसकी एडजस्टमेंट या वो आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फॉर क्लेमिंग द एडजस्टमेंट रिफंड द पर्सन शुड फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, अगर आप चाहते हो कि आपका जो एक्सेस बच गया है इनपुट उसकी एडजस्टमेंट करो अगले मंथ के अंदर, या उसको रिफंड करवा लो,
तो फिर आपको कुछ कंडीशन पूरी करनी है। इफ़ द रजिस्टर्ड पर्सनस अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू द ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट, यानी कि अगर कोई कंपनी है जिसके ऊपर कंपनीज एक्ट ने कहा है कि भाई आपने ऑडिट करवाना है, तो फिर अगर उस बंदे ने एडजस्टमेंट करनी है या रिफंड लेना है, तो वो बंदा क्या करेगा, एक स्टेटमेंट लेगा, ठीक है, और एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स लेगा ऑडिटर से, और उस स्टेटमेंट के ऊपर ऑडिटर से लिखवाएगा कि भाई इसका ये वाकई में ही एडजस्टमेंट बनती है या रिफंड बनता है, इसको दे दिया जाए, तो फिर गवर्नमेंट उसको दे देगी। एक कंपनी है, ठीक है, जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और कंपनीज एक्ट के मुताबिक उसने अपने अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना है। उस केस में अगर उस कंपनी का इनपुट टैक्स जो था एक्चुअल में से वो 90 था और 90% ऑफ आउटपुट उसका 80 बन गया, यानी कि 10 का एक्सेस उसके पास इनपुट है जो इस साल वो इस मंथ में वो क्लेम नहीं कर पा रहा, वो अगले मंथ में लेके जाना चाहता है या उसके पैसे बकाया लेना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा, उसको एक तो अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जमा करवाने होंगे, साथ वो एक ऑडिटर से सर्टिफिकेट ले कि ऑडिटर ने क्योंकि उसके अकाउंट्स का ऑडिट तो किया है, तो उससे लिखवाए कि भाई वाकई में इसके 10 रुपये जो है बनते हैं, ये रिफंड कर दो इसको, तो फिर उसे मिलेगा। अच्छा, अगर कोई कंपनी नहीं है जिसने ऑडिट वगैरह नहीं करवाना, द पर्सन शुड फुलफिल द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, तो फिर वो क्या होता है कि बोर्ड से जो उसके बारे में बोर्ड ने उसको इंस्ट्रक्शन दी होंगी या कंडीशंस लगाई होंगी, उसको पूरा करके वो रिफंड या एडजस्टमेंट ले सकता है। द एडजस्टमेंट रिफंड ऑफ आउटपुट टैक्स शैल बी मेड ऑन ईयरली बेसिस, ये जो रिफंड पैसे वापस मिलते हैं ना, ये साल के बाद आपको मिल रहे होते हैं। इन द सेकेंड मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, से कि आपका फाइनेंशियल ईयर जून में ख़त्म हो रहा है, ठीक है, 30 जून 2025 को ख़त्म हो रहा है, तो 2 महीने बाद अगस्त में जाके आपको पैसे वापस मिलेंगे। द बोर्ड में प्रिस्क्राइब अदर लिमिट्स ऑफ इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, इसके अलावा अगर उसको कोई लगता है तो वो भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, बता सकता है, बोर्ड आपका एफपीआर बता सकता है। इनपुट टैक्स अलाउड फॉर लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो लोकली मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती हैं, पेट्रोल वाली नहीं होती, बिजली पे चलने वाली। इनके ऊपर जो इनपुट टैक्स अलाउ होगा शैल बी अलाउड अप टू दी आउटपुट, ठीक है, जितना आपका आउटपुट है उतना ही आप इनपुट क्लेम कर सकते हो, लेकिन ना तो आपको रिफंड मिलेगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा एक्सेस, ठीक है, ये आपको नहीं मिलेगा, तो या आप रिफंड भी नहीं करवा सकोगे या उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकोगे। तो एक कंपनी है जो लोकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, इसका जो है ना वो आउटपुट है, आउटपुट टैक्स है इसका 100, इनपुट जो है वो एक्चुअल में इसने पे किया है 90, और जो है वो से कि हम कहते हैं 90% ऑफ आउटपुट जो है वो भी 90 बन रहा है, ठीक है, इस केस में वैसे इसके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका जितना होगा ना ये सारे का सारा इसमें से लेस कर सकता है। तो इसका इनपुट बन रहा है 110 और आउटपुट है 100, तो ये 100 के अगेंस्ट 100 एडजस्ट कर सकता है, 90% वाला इसको नहीं ऑप्शन मिलेगी, 100 के अगेंस्ट 100 ही एडजस्ट करके 0 इसने आउटपुट टैक्स पे करना होगा, लेकिन ये जो 10 इसका एक्स्ट्रा इनपुट है, ये ना तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है ना ये पैसे वापस मांग सकता है। बेसिकली ये हुआ क्यों था, इसलिए हुआ था कि बहुत सी कंपनीज ना, क्योंकि उनके ऊपर ये इजाज़त मिल गई थी कि आप अपना 100% इनपुट क्लेम कर सकते हो, तो कंपनियों ने ना धड़ाधड़ बाहर से माल उठाया, यहाँ पे सिर्फ असम्बल करते थे और गाड़ी बना लेते थे, तो वो क्योंकि 90% की रिस्ट्रिक्शन हट गई थी तो वो ज़्यादा इनपुट क्लेम कर पा रहे थे, ठीक है, तो इसलिए मना कर दिया गया कि भाई आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा ना रिफंड मिलेगा, जितनी की चीज़ें बेची हैं जितना आउटपुट है उतना ही इनपुट ले सकते हो। अच्छा, पीछे हमने पढ़ा पॉइंट कि भाई ऑडिटर से आपने सर्टिफिकेट भी लेना है, अगर ऑडिटर ने कोई गलती कर दी, वो गुनाहगार साबित हो गया कि उसने कोई मिसकंडक्ट किया है सर्टिफिकेट देते हुए, ठीक है, तो फिर उसको क्या कहा जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस है हमारा आई कैप को कहा जाएगा कि इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो है ना इसके अगेंस्ट जो है ना वो कार्रवाई की जाए कि इसने मिसकंडक्ट किया है, इसने गुमराह किया है एफपीआर को। टायर 1 रिटेलर्स, इन केस ऑफ टायर 1 रिटेलर्स, बड़े बड़े रिटेलर्स, अगर इनके ऊपर रिक्वायरमेंट है कि इन्होंने ना अपना सिस्टम इंटीग्रेट करवाना है एफपीआर के साथ, अगर इन्होंने वो इंटीग्रेट नहीं करवाया, ठीक है, तो रिटेल आउटलेट के ऊपर इनकी इंटीग्रेशन नहीं हुई किसी भी पीरियड के अंदर या उसके कुछ हिस्से के अंदर, तो जो इनका एडजस्टेबल इनपुट टैक्स होगा फॉर दी टैक्स पीरियड वो हो जाएगा रिड्यूस टू 60%, नॉर्मल पर्सन के लिए वो 90% है, अप टू 90% वो आउटपुट के
इनपुट एडजस्ट कर सकता है। इस केस में टायर 1 रिटेलर के केस में अगर उसने इंटीग्रेट नहीं करवाया हुआ अपना सिस्टम, तो उसको 60% तक इनपुट एडजस्ट करने की इजाज़त होगी। चलेंगे इंशाल्लाह डेबिट क्रेडिट नोट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।